हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का चौथा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, इसके लिए आप लोगों को थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ साथ ग्राफिकल यानी डायग्राम्स में जो ग्राफ्स होते हैं उसकी नॉलेज भी अगर आपको हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो डेफिनेटली मैं ये भी करवाऊंगा। देखो, सीधी सी बात अगर हम लोग करना चाहें तो कैलकुलस एक ऐसी चीज है जो बहुत ही तगड़ी इमेजिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो कैलकुलस आपको मजा नहीं आएगा। कैलकुलस एक्चुअली स्टार्ट ही इमेजिनेशन से होता है। चीजों को आप जितना छोटा टुकड़ा 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 करके जितना छोटा आप सोच सकते हैं, जितना इमेजिन कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम लोग बात करते हैं कैलकुलस के अंदर। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए हम लोग आसान करेंगे और थ्योरेटिकल के साथ साथ थोड़ा ग्राफिकल नॉलेज भी लेंगे, है ना। तो भाई ज्यादा ज्यादा फुटेज ना खाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपना कॉन्टिन्यूटी के बारे में। और कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन को लेकर। भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर थ्योरेटिकली बात करें तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये कुछ ऐसी ऐसी लाइनें, ऐसी ऐसी ये लाइनें लिखी रहती किताबों में, पल्ले नहीं पड़ती, बच्चे याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं, कोई मतलब है, कोई सेंस है इस बात का? पहले समझते हैं भाई, पहले समझते हैं। ये एक्चुअली में पता है क्या होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन को। सबसे पहले आपको समझना है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ये कहा जाता है कि जब कोई भी फंक्शन का ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, अगर आप उस ग्राफ को ड्रॉ करते हुए पेन को उठा लेते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं होता। और अगर आपने उस ग्राफ को बनाते हुए पेन को नहीं उठाया, आपने यूं करके कलाकारी की तरह से अपने फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर दिया विदाउट लिफ्टिंग द पेन, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। नहीं समझ में आया? अरे अभी समझाते हैं भाई, अभी समझाते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। लेकिन ये थ्योरेटिकल वाला समझेंगे, समझेंगे समझेंगे। मैं मना नहीं कर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आएगा आएगा। लेकिन पहले पहले हमें थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज लेकर चलना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज यहाँ पर बताता हूँ कि एक्चुअली ये थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो ग्राफिकल नॉलेज से ही निकल कर आया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करने से कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से कुछ ग्राफ के लिए बेसिक क्वाड्रेंट्स बना लेता हूँ सो दैट हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। एंड ये हमारा एक ग्राफ हो गया सर, ये हमारा दूसरा ग्राफ हो गया सर, ये हमारा तीसरा ग्राफ हो गया सर, ये हमारा फोर्थ ग्राफ हो गया जी, और ये हमारा फिफ्थ ग्राफ हो गया जी। ऐसे करके हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है सर, आगे आगे अगर बात करें तो आगे मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि मैं ऐसे करके लाइन बना देते हैं तो बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया सर। ये पॉइंट यहाँ भी लगा देते हैं, ये पॉइंट यहाँ भी लगा देते हैं, ओके जी। ये पॉइंट यहाँ भी लगा देते हैं और ये पॉइंट यहाँ भी लगा देते हैं। चलिए अब सीखना है, समझना है, जानना है कि सर यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, खाली ग्राफ्स हैं। अब मान लीजिए कि मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं जिसको मैं पेन को बिना उठाए ड्रॉ करता हूं। तो क्या आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे करके, ये गए और ये ऐसे करके? क्या मैंने पेन उठाया होगा इस ग्राफ को ड्रॉ करते हुए? हाँ या ना? आप बोलेंगे नहीं सर, आपने एक बार में बनाया इस ग्राफ को, एक ही बार में बनाया है ना, एक बार में बनाया। तो हम कह रहे हैं कि सर ये जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया इसमें मैंने पेन को नहीं उठाया। ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर में जो हम लोग यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं, इसको उठाया, इसको पेन को उठाए बिना आपने ड्रॉ किया होगा। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बनाता, सपोज आप लोग जानते हो ना कि ओपन डॉट का मतलब क्या होता है, ऐसे करके ओपन, ये क्या होता है, ये जो छेद मैंने बनाया है, इस छेद का मतलब होता है कि यहां पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। और अगर मैं इस छेद को, इस होल को अगर मैं भर देता हूं तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर डिफाइंड है। अगर मैं इसे खाली रखता हूं तो इसका मतलब फंक्शन यहां पर डिफाइंड नहीं है। अगर मैं इसको भर देता हूं तो इसका मतलब फंक्शन यहां पर डिफाइंड है। चलिए ओके, तो मैं कहता हूं कि अगर अगर मैं यहां पर ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश करूं
कि मैंने कहा कि सर मैंने ये लाइन ऐसे करके ड्रॉ करी और यहाँ पर मैंने बनाया एक होल और फिर उसके बाद मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया लाइन को, तो आप कहेंगे सर आपको ये होल बनाने के लिए पेन उठाना पड़ा होगा। फिर कुछ बच्चे ऐसे करके डिस्कस करेंगे कि सर मैं बिना पेन उठाए भी होल बना सकता हूं, है ना। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं पूरा ग्राफ बिना पेन उठाए भी बना सकता हूं। लेकिन बेटा ये ना बहस वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा समझना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सर फंक्शन ऐसे करके हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन बनाया और फिर उसके बाद एक ऐसी जगह आई जहां पर वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है फंक्शन की, वो खाली जगह है। इसका मतलब ये गोला बनाना मेरा टास्क नहीं था, मेरा गोला बनाने का टास्क नहीं था। मतलब सपोज कीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाहता हूं कि फंक्शन की वैल्यू जो है ऐसे करके बन रही है और फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक आता है और फिर आपको ऐसे करके बनाना होता है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो छोटा सा बीच में आप लोग गैप देख रहे हो, ये वाला जो गैप आप लोग देख रहे हो, ये गैप आप बिना पेन को उठाए बना सकते थे? अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा। बस इसी गैप को हम लोग थोड़ा सा दिखाई दे। अभी देखो ये गैप ना आप लोगों को शायद उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, जब आप वीडियो को बहुत अच्छे से यूं करके देखोगे ना तब जाके दिखाई देगा ऐसे। तो इस गैप को मुझे दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग ऐसे करके ये ओपन डॉट बना देते हैं। ओपन डॉट बना देते कि सर यहां पर ना इसका मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पर एक तरीके का गैप है। इसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में होल कहते हैं, मैथमेटिक्स में इसको हम लोग होल कहते हैं, गड्ढा, एक तरीके का छेद। ठीक है, तो ये दिखाई दे इसीलिए हम लोगों ने गोला बनाया। तो ये सेम गोला जो है इसका मतलब वो ये सेम गोला यहां पर बना हुआ है, यानी यहां पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं ये गोला नहीं बनाता, फिर से बना रहा हूं मैं, ये चीज आप समझिए कि एक्चुअली मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे बिना गोला बनाए बनाता तो मैं कहता कि सर फंक्शन यहां से यहां तक बनाता और फिर मेरे को पेन उठाना पड़ता क्योंकि मुझे गैप दिखाना था, मुझे गैप दिखाना था, इसलिए मेरे को पेन उठाना पड़ता। तो हम कह रहे हैं कि भाई इस गैप को विजिबल हो, ये गैप आपको किताबों में या क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर ये गैप दिखना मांगता है। तो ये दिखाई देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक होल बना देते हैं, ऐसे करके ओपन डॉट बना देते हैं कि सर यहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आपको पता लग गया कि सर एक्चुअली में इस ग्राफ को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो पेन को उठाना पड़ेगा, वी हैव टू लिफ्ट द पेन सो दैट वी कैन क्रिएट अ गैप बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ टू डिफरेंट डिफरेंट जो भी डेफिनेशन आपकी फंक्शंस की आ रही हैं, है ना। तो ये एक काम हो गया। फिर आप ये कह सकते हैं कि सर मैं एक जगह पर फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं और एक जगह पर फंक्शन को नॉट डिफाइन कर रहा हूं, और यहां से ग्राफ अगर ऐसे उठाता और यहां से ऐसे करके ग्राफ ले जाता, या फिर इसे ऐसे करके नीचे भी ले जा सकते हैं, है ना, यूं करके थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है बट हम सीधा कर देंगे ऐसे करके। तो ये एक तरीके से ग्राफ हो सकता है ना। अच्छा एक तरीके से ग्राफ कैसे हो सकता है सर, सोचिए सोचिए सोचिए, जितना अच्छे से सोचेंगे उतना बेहतर आंसर कर पाएंगे। एक तरीके से आंसर ऐसे हो सकता है कि सर मान लीजिए यहां पर ग्राफ जो है वो डिफाइन नहीं है लेकिन ग्राफ ऐसे ऊपर जैसा आ रहा है और यहां पर फंक्शन डिफाइंड है। अच्छा ऐसे हो सकता है। एक तरीके से गम फंक्शन ऐसे ड्रॉ हो सकता है कि सर फंक्शन ऐसे करके ड्रॉ हो रहा है, यूं करके ड्रॉ हो रहा है और ऊपर चला जा रहा है, ऐसे करके ऐसे 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 ऊपर चला जा रहा है, और यहां से सर ऐसे नीचे से फंक्शन आ रहा है और ऐसे करके चला जा रहा है, यूं करके फंक्शन चला जा रहा है। बल्कि ये थोड़ा सा गलत हो गया है, हम लोग यूं करके डिफाइन कर देते हैं ऐसे, है ना, यूं चला जा रहा है, ऐसे करके फंक्शन चला जा रहा है। या फिर इसको हम लोग ऐसे करके ऊपर से ला सकते हैं भाई, ऐसे करके ला सकते हैं, यूं करके ला सकते हैं, यूं। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में ये कुछ 5 ऐसे स्टैंडर्ड केस होते हैं जिनको ड्रॉ करने के लिए या तो आपको पेन उठाना पड़ेगा या तो आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सर सिर्फ इसमें एक ही डायग्राम आपने ऐसा बनाया है जिसमें मुझे पेन को उठाना नहीं पड़ा, और वो है ये वाला, है ना। तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए सर सिर्फ एक ही ग्राफ बना है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बाकी सारे के सारे जो ग्राफ हैं वो कैसे हैं सर, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि सर ग्राफ बनाने के लिए अपने को पेन उठाना पड़ा था, तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ओके, और सेम चीज अपन कॉपी कर लेते हैं। ओ अब हो गया कॉपी, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, और ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है।
जरा इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट्स हम ध्यान देंगे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब बना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब बना, तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये वाला पॉइंट जो है, ये एग्जैक्टली ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग x बराबर a पॉइंट या c पॉइंट कह देते हैं। चलो अभी के लिए a पॉइंट कह देते हैं। तो सेम मैनर में ये भी सर x बराबर a पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सेम मैनर में ये भी सर x बराबर a पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सेम ये भी x बराबर a पॉइंट हो जाएगा और ये भी x बराबर a पॉइंट हो जाएगा, है ना। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि ये बेसिक्स है, बेसिक समझेंगे। इसके बाद हमारे पास कॉन्टिन्यूटी का एक और लेक्चर होगा जिसके ऊपर हम लोग बड़े बड़े सवाल कर रहे होंगे। अभी बेसिक समझे। चलिए, तो मैं यहां से ये कह रहा हूं कि सर x बराबर a पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन जो है ना वो अपने नेचर को चेंज कर रहा है। यानी यहां पर कोई और फंक्शन होगा, ऐसे जा रहा है तो कोई और फंक्शन है, यहां भी देखोगे ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो नेचर चेंज कर रहा है। तो हम लोग एग्जैक्टली एक पॉइंट पे ही क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है या फिर उसकी डेफिनेशन ही बदल जाती है। जैसे कि अगर मैं सपोज आपसे कहूं कि ये फंक्शन जो है ये x+3 से डिफाइन हो रहा है और ये फंक्शन जो है 3 - x से डिफाइन हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन की डेफिनेशन ही बदल गई होगी इस पॉइंट के बाद। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। बट आगे ध्यान दीजिए, जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है वो आप ये कहेंगे कि सर यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या उठ रही है, वो ये कि हम लोग x पॉइंट, ये जो x बराबर a पॉइंट है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा सर, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आएगा। और वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर है सर? सर वो लेफ्ट हैंड लिमिट ना अपने को दिखाई दे रही है कि वो यहां पर है, इस पॉइंट पर है लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। दिस इज द पॉइंट वेयर शुड लेफ्ट हैंड लिमिट शुड अकर। यहां लेफ्ट हैंड लिमिट L आ जाएगा हमारे पास। फिर आप कहेंगे कि सर अगर फंक्शन को हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होते तो राइट हैंड साइड से हमारा फंक्शन कहां जा रहा है सर? राइट हैंड साइड से फंक्शन हमारा यहां पहुंच रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये सर ये भी राइट हैंड लिमिट L को ही अप्रोच कर रहा है। ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वाली कंडीशन के अंदर, सिर्फ इस वाली कंडीशन के अंदर हमारे पास जो LHL है वो RHL के बराबर है? हाँ सर। सर ये वाली चीज तो यहां पर भी हो रही है, देखिए ध्यान से। आप कहेंगे कि सर फंक्शन जो है वो राइट से या लेफ्ट से अप्रोच करने पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है सर? वो एक लिमिट L तक ही जा रहा है ना। लेफ्ट या राइट से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप कहेंगे सर फंक्शन जो है वो लिमिट L तक ही जा रहा है, ये अगर हमारे पास L पॉइंट है। तो इसमें भी सर क्या हो रहा है, हमारे पास LHL और RHL बराबर है, ठीक है सर, है ना। तो अभी तक तो सर इन दोनों कंडीशंस में बिल्कुल सेम चीज समझ में आ रही है। ओके, और सेम चीज यहां भी लग रहा होगा तो इसे भी हम लोग लिख देते हैं भाई। अब बाकी दोनों में तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग जो सेम सेम से लग रहे हैं हम लोग उनकी बात कर लेते हैं कि सर यहां से भी लेफ्ट से अप्रोच किया, यहां से राइट से अप्रोच किया, तो सर ऐसा हो रहा है कि यहां भी फंक्शन जो है वो L को अप्रोच कर रहा है, यहां भी फंक्शन जो है राइट से L को अप्रोच कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये वाला पॉइंट हमारा L हो जाएगा, है जी। जी सर, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि इन तीनों कंडीशंस में डायग्राम सेम सेम सा बन रहा है, ग्राफ सेम सेम सा बन रहा है, बट जो मेजर डिफरेंस है उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप यहां पर ये कहेंगे कि सर ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, कौन सा? ये वाला पॉइंट, ये एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, ये क्या है सर? ये पॉइंट जो है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, कि ये सर कौन सा पॉइंट है? जब हमने x की वैल्यू a रखी तो फंक्शन की वैल्यू fa आती है। यहां पर क्या आती है सर? fa आती है ना। जब हम लोग x की वैल्यू a रखेंगे तो fx की वैल्यू क्या आ रही है इस वक्त? a आ रही है। तो हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि इस वक्त अगर मैंने fa रखा था, यहां पर fa रखा था, तो fa की वैल्यू कितनी आ रही है सर? l आ रही है। fa की वैल्यू भी a आ रही है। जब हमने फंक्शन में a रखा तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सर? L आ रही है। ओके, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर इस कंडीशन में LHL, RHL और FA की वैल्यू जो है वो सर तीनों बराबर हैं, तीनों एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रही हैं। इस वजह से क्या हुआ सर? ग्राफ लेफ्ट से गए या फिर राइट से गए या फिर हम उस पॉइंट पर खड़े हैं, तीनों पॉइंट जो हैं लेफ्ट से गए, राइट से गए या फिर उस पॉइंट पर जो है, तीनों पॉइंट जगह से सर एक ही पॉइंट पर क्या आ रहा है?
सारा का सारा पॉइंट कन्वर्ज कर रहा है, यानी लिमिट जो है हमारी वहां पे एग्जिस्ट कर रही है जहां पर एक्चुअली में पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जहां पर एक्चुअली में फंक्शन डिफाइन हो रहा है, सब कुछ वहीं पर आके लिमिटिंग वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो जब ये LHL, RHL और ये फंक्शन का पॉइंट तीनों एक ही जगह पर होते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि सर इस कंडीशन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोला जाता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंडीशन हम लोगों ने ड्रॉ करते हुए बोला था, पेन नहीं उठाना पड़ा। इस वाली कंडीशन में आप कहेंगे कि सर यहां पर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये फंक्शन जो है ये तो खाली है, ये फंक्शन क्या है, यहां पर खाली है। खाली है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर फंक्शन नॉट डिफाइंड। या फिर अगर मैं बोलूंगा कि सर fa की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है, हमें नहीं मालूम यहां पर क्या है, वैल्यू हमें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि कहीं और तो डिफाइन नहीं है ना। कहां डिफाइन है, नहीं डिफाइन हो रही है, कहीं नहीं डिफाइन हो रही है। वहां पे तो गोला बना दिया, खड्डा बना दिया कि सर हमें ना मालूम यहां पे क्या है, हमें तो बड़ा सा खड्डा दिख रहा है, ब्लैक होल दिख रहा है, गिर गए तो हम तो खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हमने कहा कि सर यहां पर डिफाइंड नहीं है, तो मैं यहां से कहूंगा कि सर अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है किसके, सर fa के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसकी आ गई सर, ये कंडीशन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की आ गई। अच्छा ऐसा का, ऐसा ठीक है, चलो आगे देखो, यहां आ जाओ। यहां आप बात करोगे तो आप कहोगे कि सर फंक्शन यहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बजाय कहां डिफाइन हो रहा है सर, इसके बजाय फंक्शन यहां पर डिफाइन हो रहा है, इस जगह पर, इस जगह पर डिफाइन हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है सर, ये वाला पॉइंट हमारा fa है, ठीक है। और अगर मैं fa की वैल्यू चेक करूं तो ये कोई और पॉइंट होगा, यहां पर ऐसे करके कोई और पॉइंट होगा, सपोज दिस इज p पॉइंट हो जाएगा, ये l पॉइंट है। तो हम कह रहे हैं सर इन कंडीशंस में अगर डिस्कस करें तो हमारा LHL और RHL तो बराबर आ रहा है ना, लेफ्ट से या फिर राइट से सर फंक्शन बराबर आ रहा है। बट अगेन इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारे पास फंक्शन एट द पॉइंट जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन किसकी हो गई सर, अगेन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की हो गई, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है देखो, बनाते हुए हमने कहा था कि ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। जी सर, ओके चलो यहां तक बातें समझ में आ रही हैं बिल्कुल समझ में आ रही हैं। चलो आगे देखते हैं। यहां देखिए यहां क्या प्रॉब्लम है यहां प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर फंक्शन जब हम लोगों ने लेफ्ट साइड से अप्रोच लिया होगा तो फंक्शन जो है वो सर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अप्रोच कर रहा होगा। सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन से दैट कि दिस पॉइंट इज सपोज L हो जाता है। जब हम लोगों ने फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया होगा तो फंक्शन बेटा राइट हैंड साइड से जो लिमिट हमारी निकलेगी वो वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ऐसे करके है ना। राइट हैंड साइड से अगर हम लोग अप्रोच ले रहे हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज K पॉइंट हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कि सर सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सीधा सीधा एकदम सीधा सीधा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन सर इसमें एक खास बात यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सर किसके बराबर है। सर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एक्चुअली में अगर बात करें तो वो इस पॉइंट के बराबर है, यानी FA पॉइंट के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, FA पॉइंट के बराबर आ रहा है। तो अब मैं यहां से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा और मैं बोलूंगा कि सर FA पॉइंट जो है वो इस बार LHL के बराबर आ रहा है, लेकिन ये RHL के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये भी सर डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की ही कंडीशन बता रहा है। अच्छा मैं एक और डायग्राम बना देता हूं जल्दी से और चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो ये वाला ग्राफ ही कॉपी हो जाएगा, है ना, यही वाला ग्राफ कॉपी हो जाएगा। ओके अब इसमें ग्राफ को हम लोग इरेज कर देते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। ग्राफ मैंने कहा कि सर इस बार ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, लेकिन इधर होल है और इधर वैल्यू डिफाइंड है और ऐसे करके ग्राफ नीचे चला आ रहा है। ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझ में आती है। देन आप कहोगे कि सर यहां से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं ग्राफ को, तो सर ग्राफ किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, सर ग्राफ अप्रोच कर रहा है इस पॉइंट को, L पॉइंट को, ऐसे करके दिस इज सपोज दिस इज द L पॉइंट। और अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं ग्राफ को तो आप कहेंगे सर ग्राफ कहां पर जा रहा है, सर ये डिफरेंट किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट एंड दिस इज द K पॉइंट। अगेन मैं कहूंगा सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग है ना।
लेकिन लेकिन ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दिस पॉइंट, अब फंक्शन यहां पर डिफाइंड है सर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी एफ ए, ये हमारा एफ ए हो जाएगा, जो कि के पर आ रहा है, ना कि इस बार एल पर आ रहा है। तो आप इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इस बार एल एच एल जो है वो हमारा बराबर नहीं है आर एच एल से, लेकिन आर एच एल जो है वो एफ ए से बराबर है। और अगेन ये वाली कंडीशन क्या दे रही है सर? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को ही बता रही है। तो मेरे ख्याल से चीजें धीरे धीरे जुड़ रही हैं, ये भी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, है ना? यहां तक चीजें जुड़ रही हैं कि सर कुल मिला के हमें यह समझ में आया अभी तक कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सिर्फ तभी होगा जब LHL, RHL और फंक्शन ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे, तभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन रहा है, वरना नहीं बन रहा है। आप बाकियों में देखेंगे आपको जंप मिलेगा, कहीं पर गड्ढा बन जाएगा, कहीं पर फंक्शन कहीं और ही डिफाइन हो रहा है। आखिरी केस और देख लो भाई, ये वाला भी देख लो, ये काहे को इसको अलग कर देंगे भाई, इसको भी देख लेते थोड़ा। यहां आप देखोगे कि सर जब हम लोग फंक्शन में लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो सर फंक्शन जो है वो इंफिनिटी को चला जाता है, इंफिनिटी को चला जाता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर, जब हम लोग राइट से एग्जिस्ट करते हैं, राइट से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन अगेन इंफिनिटी को चला जाता है, इसका मतलब सर राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग ये कहेंगे कि LHL जो है वो भी सर नॉट डिफाइंड है, RHL जो है वो भी नॉट डिफाइंड है, और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो a पर है वो भी नॉट डिफाइंड है। ऐसा ही कुछ बोलेंगे ना कि सर तीनों ही नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तीनों ही नॉट डिफाइंड हमारे पास आ रहा है, या फिर फंक्शन की वैल्यू कहीं और पे डिफाइन हो भी सकती है, बट हम लोग अभी अगर इतना ही लेकर चलें, सिर्फ इतना सा ही बात करें, तो हम कहेंगे कि सर LHL और RHL जो है दोनों ही क्या है? दोनों ही नॉट डिफाइंड है। इस कंडीशन में हम लोग आ रहे हैं कि दोनों ही नॉट डिफाइंड है। तो चीजें जब जुड़ते जुड़ते हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें यह समझ में आता है कि सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिल रहा है, और वो कब मिल रहा है? जब LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों के तीनों आंसर्स बिल्कुल सेम पॉइंट पर आते हैं। जब भी इन तीनों में से कोई भी एक अनइक्वल होता है, डिफरेंट जगह पर अपनी वैल्यू को रखता है, लोकेशन उसकी अलग होती है, तो वो एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को जन्म देता है। वो एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है ना? तो अब इसमें कॉन्टिन्यूअस वाली तो बात समझ में आ गई, मैं डिसकंटीन्यूअस वाले के बताता हूं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि LHL और RHL तो बराबर है, बट ये FA जो है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके के कॉन्टिन्यूअस डिसकंटीन्यूअस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं बेटा? जंप डिसकंटिन्यूटी। सॉरी, जंप नहीं बोलेंगे, होल डिसकंटिन्यूटी। ये तो होल है ना, इसमें होल तैयार हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? होल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है सर। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है देखो, फंक्शन यहां से यहां पहुंचा और यहां से बेटा यूं करके जंप लेके यहां पर आ गया, अचानक ही कूद के यहां पर आ गया। तो इस तरीके के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? जंप डिसकंटिन्यूटी फंक्शन बोलेंगे। कि ये कैसा रख रहा है बेटा? जंप लग रहा है, कूद रहा है सर, फंक्शन यहां से यहां कूद रहा है। यहां देखोगे तो सर यहां भी अचानक से कूद कर आ गया, तो ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? जंप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो आप कॉमन चीजें देख सकते हैं कि जंप डिसकंटिन्यूटी कब बनता है सर? जंप डिसकंटिन्यूटी तब बनता है जब फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल होते हैं। यहां देखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल हैं। यहां देखेंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल हैं। तो ऐसी कंडीशन में जंप डिसकंटिन्यूटी बनती है। होल डिसकंटिन्यूटी कब बनती है सर? जब LHL और RHL बराबर होते हैं लेकिन फंक्शन बराबर नहीं होता, तब होल डिसकंटिन्यूटी बनती है। तो सर आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला कंडीशन भी होल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि इसमें LHL और RHL तो बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्त? ये भी हमारे पास होल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। यहां क्या आता है सर? यहां ये वाली डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? हम कहेंगे सर यहां पर ना फंक्शन एक अजीब ही तरीके से बिहेव कर रहा है। LHL भी इन्फिनाइट को चला जाता है, RHL भी इन्फिनाइट को चला जाता है, फंक्शन भी सर इन्फिनिटी में जा रहा है।
तो कतई परेशान तरीके का फंक्शन है भाई, कतई परेशान। तो ये कहता है कि सर इस तरीके के फंक्शन को, क्योंकि जब हमारा फंक्शन जो है वो इस लाइन से इंफिनिटी को जा रहा है, इस लाइन को देखते हुए इंफिनिटी को जा रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं सर? इस लाइन को हम लोग कहते हैं दिस लाइन। बेटा इस लाइन को हम लोग कहते हैं असिम्पटोट। क्या कहते हैं? असिम्पटोट कहते हैं। और असिम्पटोट ऐसी लाइन होती है जो बेटा ग्राफ को कभी टच नहीं करती है। क्या? ग्राफ को कभी भी टच नहीं करती है, लेकिन वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करती है, टच करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी टच नहीं कर पाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, असिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन, असिम्पटोट इज अ स्ट्रेट लाइन विच ट्राइज, कोशिश करता है किस काम के लिए? कि वो ग्राफ को टच कर सके, लेकिन ग्राफ कभी भी उसको टच नहीं करता है। सो वी हाइपोथेटिकली इमेजिन या फिर लेट या अज्यूम, हम लोग हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं कि ये ग्राफ इस असिम्पटोट को इंफिनिटी पे टच कर रहा है। कहां सर? इंफिनिटी कहां होता है? इंफिनिटी तो बहुत दूर होता है, जब मिलेगा तब देखेंगे। तो इंफिनिटी पे टच करता है, तो इस तरीके के डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसका नाम हो जाता है असिम्पटोटिक डिस्कंटिन्यूटी। असिम्पटोटिक डिस्कंटिन्यूटी। आपको अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, जिसमें इनमें से किसी खास तरीके की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी आपको दिख रही होगी। अभी हमारे लिए क्या जरूरी है? अभी हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है बेटा कि कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है। अब देखो यही चीज, यही एग्जैक्ट यही चीज थ्योरेटिकली लिखी गई है। देखो कैसे लिखी गई है। कह रहा है कि सर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स, जिसे कॉन्टिन्यूस कहा जाएगा एट एक्स बराबर ए पर अगर 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 लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स जो होगा वो एफ ए के बराबर होगा। सर हमने इतना पार्ट, बेटा ध्यान से सुनना, गड़बड़ एकदम नहीं करना है। इतना पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट हम लोगों ने इससे पहले वाले एक्सरसाइज यानी चैप्टर्स में किया था। क्या? कि सर लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? लिमिट बेटा सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है, लिख रहा हूं मैं यहां पे, लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ एंड ओनली इफ जब लिमिट LHL जो होता है, LHL जो होता है वो RHL के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि सर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एफ ए के बराबर है। तो ये जो लिमिट निकाली होगी ये एग्जिस्ट करनी चाहिए थी ना पहले। तो अगर ये एग्जिस्ट करी है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर LHL जो है वो RHL के बराबर रहा होगा, और ये दोनों मिलकर बेटा एफ ए के बराबर रहे होंगे। तभी हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी का एक्सप्लेनेशन दिया कि सर लिमिट बराबर होने से कुछ नहीं होता, लिमिट पहले एग्जिस्ट कराइए और फिर मेरे को इस बात का सबूत दीजिए कि लिमिट जो है एग्जिस्ट होने के बाद क्या वो उसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर फंक्शन अपना डेफिनेशन दे रहा है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं बेटा, देखो फिर से समझाता हूं, फर्क बहुत जरूरी है। अगर फर्क नहीं समझते हो तो बेटा बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप कहेंगे सर मान लो यहां पर मैं गैप छोड़ देता हूं, यहां पर मैंने गैप छोड़ दिया, अब गैप का मतलब ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। जी सर। आप कह रहे हो कि सर मैं लेफ्ट हैंड से फंक्शन को अप्रोच कर रहा हूं, कर लिए जी, लेफ्ट हैंड से फंक्शन को अप्रोच किया। हमने कहा सर राइट हैंड से फंक्शन को अप्रोच करते हैं, कर लिया सर। तो हमारे दोनों कंडीशन में क्या हुआ कि सर हमारे पास ना कोई लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, लिमिटिंग वैल्यू एल आ गई। आपने लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच किया तो भी एल आ गया, आपने राइट हैंड से अप्रोच किया तो भी एल आ गया। लेकिन सर फंक्शन का एक गड़बड़ है, फंक्शन ये कि वहां पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन सर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों कॉन्टिन्यूस नहीं है? क्योंकि सर लिमिट एग्जिस्ट होने के बावजूद फंक्शन की वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब तक आप इसको यहां पर भर नहीं देते हो, इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहीं पर है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहीं पर है। तब आप बोलोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों एक ही जगह पर आ रहे हैं। तब आप इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तब आप कहेंगे सर अब अगर मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना हो तो मैं ऐसे करके ड्रॉ करूंगा बिना पेन को उठाए। सो देयर इज नो गैप, so it can be called as continuous function. Then you will say that कि सर चाहे मैं लेफ्ट साइड से फंक्शन को अप्रोच करूं तो भी मेरा फंक्शन यहीं आ रहा है,
मैं चाहे राइट हैंड साइड से फंक्शन को अप्रोच करूं तो भी फंक्शन यहीं आ रहा है, और फंक्शन की वैल्यू एफ ए जो है वो भी यहीं पर है, तो सर इसी वजह से ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन रहा है। डन है भाई। तो बहुत सारे बच्चों का मैंने एक लेवल बेसिस पे मैंने बात देखी है कि भाई उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि लिमिट एग्जिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी में क्या फर्क होता है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि लिमिट एग्जिस्टेंस हो सॉरी कोई फंक्शन जरूरी नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए ये कहा जाता है कि लिमिट एग्जिस्टेंस के साथ उस लिमिटिंग वैल्यू की फंक्शन के वैल्यू के साथ इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाया जाएगा। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई सर कि फंक्शन एग्जिस्ट, उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू को बराबर होल्ड करना चाहिए। ओके, अच्छा आगे यहां पर क्या कह रहा है बेटा आगे यहां पर क्या कह रहा है, ये दोनों लाइन जो हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर इनकी बात की जाती है, तो मैं इसको लेकर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को लेकर चलता हूं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ लिया है, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं बाबा, है उसी का लेते हैं। चलो, हमने कहा कि सर एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करें जिसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब उसका ऐसा नहीं है कि रियल नंबर लाइन पर बना हुआ है, जिसका डोमेन हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। तो आप बेटा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जानते हैं, है ना? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है सर? हम कहेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है दोस्त? कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे करके बनता है। जी सर। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास ऐसे करके बनता है, यूं, है ना, यूं करके ऐसे बनता है, यहां से वैल्यू डलती है और ऐसे करके आंसर इसका आ रहा होता है। दिस इज द कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है जी? बिल्कुल सर। माइनस के पाई नहीं, ये कुछ जीरो से लेके पाई तक, ये हमारा जीरो हो गया, ये हमारा पाई हो गया, दिस इज पाई, दिस इज ये जीरो हो गया। तो हम लोग कहेंगे सर -1 डालेंगे तो पाई आ जाएगा, 1 डालेंगे तो जीरो आ जाएगा। इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब अगर मैं आपसे इसमें कुछ खास तरीके की बात करूं, ठीक है, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? आप कहेंगे सर आपने एक ही बार में बनाया है, विदाउट पेन को लिफ्ट किए बनाया है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस लग ही रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है, इसमें कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना है, अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो दोबारा देखिएगा, लेकिन देखना है, ध्यान से सुनिए। सर इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन और रेंज डिफाइन करूं तो हम कहते हैं सर कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो हमारे पास होता है -1 से लेके 1 तक डोमेन डलता है, और रेंज क्या होता है सर? 0 से लेके पाई तक इसका रेंज आता है जी, है ना? तो आप जानते हो इस बात को कि अगर दूसरा कलर लेते हैं, लेट अस टेक दिस कलर, कि ये वाला पॉइंट क्या है सर? ये -1 है। ये वाला पॉइंट कितना है सर? 1 है। दिस पॉइंट इज -1, दिस पॉइंट इज 1। तो आप कहेंगे सर डोमेन हम लोगों ने सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही रखा है, ना इससे इधर जा रहे हैं ना इससे इधर जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की हुई है फंक्शंस के अंदर, जब हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस देखा था। और ये वाला पॉइंट कौन सा है सर? ये वाला पॉइंट पाई को डिनोट कर रहा है, ये वाला पॉइंट 0 को डिनोट कर रहा है। ये सब आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए, अब जो इसमें समझने वाली चीज ये है कि सर अब मेरा डोमेन जो है वो कितना है सर? मेरा डोमेन यहां पर x जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक। कहां से? -1 से 1 तक। तो डोमेन का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन क्या है सर? -1, है ना? सिमिलरली बेटा राइट मोस्ट पॉइंट क्या है आपका? राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, तो आप कहेंगे सर 1 है सर, है जी, 1 है जी। अब आपको यह समझना है कि सर फंक्शन जो है -1 के लेफ्ट में, -1 के लेफ्ट में अगर मैं ग्राफ को ऐसे करके थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करूं तो -1 के लेफ्ट में तो ग्राफ बन ही नहीं रहा है। तो अगर मैं इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे सर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, है ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो सपोज अगर मैं जीरो की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? जीरो की बात करता हूं। तो जब आप जीरो पर चेक करोगे तो जीरो का लेफ्ट भी चेक करोगे, जीरो का राइट भी चेक करोगे, है ना? जीरो का लेफ्ट भी चेक करोगे, जीरो का राइट भी चेक करोगे, तो आप कहोगे
कि सर जीरो के केस में लेफ्ट से फंक्शन इस तरफ आ रहा है ना, जीरो के राइट से फंक्शन इस तरफ आ रहा है, और जीरो पर फंक्शन जो है यहां पर डिफाइंड है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो, राइट हैंड लिमिट हो, और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जीरो, सर सब एक जगह पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सवाल मन में कहां उठना चाहिए? सवाल मन में उठना चाहिए कि सर जीरो की बात छोड़ दो, वो तो हमें समझ में आता है। मैं अगर बात करूं पॉइंट -1 की, सर -1 में फंक्शन को अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होते, तो सर फंक्शन राइट हैंड साइड से कहां पहुंच रहा है? सर फंक्शन राइट हैंड साइड से इस पॉइंट पर पहुंच रहा है, इस पॉइंट पर। अग्री? बिल्कुल अग्री। आप कहेंगे सर फंक्शन की वैल्यू एट 1 पर कितनी है, एट -1 पर कितनी है? आप बोलेंगे सर -1 पर कितनी है? पाई है। जब हमने फंक्शन की वैल्यू एट -1 निकाली तो पाई है। सवाल एक और उठना चाहिए कि सर अगर मैं फंक्शन को राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होता, फंक्शन को अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे होते, तो आपके मन में सवाल ये उठना चाहिए कि सर लेफ्ट में तो फंक्शन का डायग्राम ही नहीं बना है, तो अब मैं कहां से चेक करूं, कहां चेक करूं? तो कंसेप्चुअली ये कहा जाता है कि अगर आपके डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, अगर उसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट यानी उससे उससे पीछे का, या फिर राइट मोस्ट पॉइंट या उससे आगे का कोई भी पॉइंट पर ग्राफ नहीं बन रहा है, तो आप इस पॉइंट के लिए ध्यान से सुनिए, इतने पॉइंट के लिए यहां से, ठीक है, क्या करेंगे? नो नीड टू चेक, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सर ग्राफ जब बना नहीं रहे तो काहे को चेक करना है भाया? जब ग्राफ डिफाइन ही नहीं है वहां पर, तो हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वो फंक्शन की डेफिनेशन को ही वायोलेट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि सर फंक्शन जब डिफाइन ही -1 से 1 के बीच में हो रहा है, -1 से पहले चेक करके हम कर क्या लेंगे? चेक ही नहीं करना है। तो ये कहता है कि जब आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर चेक करें, तब आपको क्या करना होता है सर? उस कंडीशन में ध्यान से सुनिएगा, जब आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर हैं, ये कौन सा पॉइंट है सर? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। तो इस कंडीशन में आपको ये मिल रहा है कि सर जो f फंक्शन की वैल्यू एट -1 है, वो RHL के बराबर है या नहीं है? है या नहीं है? आप कहेंगे सर है। LHL सर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन डिफाइन ही नहीं आ रहा है। और जब हम लोग राइट मोस्ट पॉइंट पर है बेटा, राइट मोस्ट पॉइंट पर जब आप कहेंगे, तो आप कहेंगे सर राइट मोस्ट पॉइंट में मुझे लेफ्ट से तो जाना अलाउड है, मुझे लेफ्ट से जाना अलाउड है, क्योंकि फंक्शन लेफ्ट से डिफाइन हो रहा है ना? लेकिन सर लेफ्ट वाली साइड से फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा? मैं लेफ्ट वाली साइड को चेक नहीं करूंगा, सॉरी मैं लेफ्ट वाली साइड को चेक करूंगा, लेकिन राइट वाली साइड को चेक नहीं करूंगा। तो अब तब आप यहां पर ध्यान देंगे कि सर इस पर्टिकुलर जगह पर मैं देख पा रहा हूं कि LHL जो है वो एक्चुअली में F1 के बराबर है, लेकिन सर मैं राइट हैंड लिमिट की बात नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो बस इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि सर अगर फंक्शन जो है वो क्या है, अगर x बराबर a इज द राइट मोस्ट पॉइंट, अगर वो सबसे एक्सट्रीम राइट पे है, तो हम लोग उसमें सिर्फ LHL को चेक करेंगे और फंक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे, हम लोग RHL को चेक नहीं करेंगे, RHL चेक नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, ये बात पॉइंट आउट कर लेना बेटा। इसे हम लोग उस कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं जिसमें हम लोगों ने वन साइडेड लिमिट वाली बात करी थी लिमिट्स के अंदर, तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग कॉन्टिन्यूटी को भी डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर x बराबर a जो है वो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है तो उसका लेफ्ट तो चेक, उसका राइट तो चेक हो जाएगा, लेकिन उसका लेफ्ट चेक नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग RHL को FA के बराबर रखेंगे और इसमें हम लोग LHL को चेक नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों को छोटी छोटी बातें यहां पर समझ में आ रही हैं। अगर फंक्शन दोनों तरफ से डिफाइन है, लेफ्ट से भी डिफाइन है, राइट से भी डिफाइन है, तो कॉन्टिन्यूटी कहता है कि सर LHL, RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर फंक्शन जो है वो सिर्फ राइट में डिफाइन हो रहा है, लेफ्ट में नहीं हो रहा है, तो लेफ्ट को चेक नहीं करेंगे। और अगर फंक्शन लेफ्ट में डिफाइन हो रहा है, राइट में डिफाइन नहीं हो रहा है, तो राइट में चेक नहीं करेंगे। बात खत्म, ठीक है? तो ये पॉइंट आउट आप लोगों ने कर लिया कि सर वन साइडेड वाला कॉन्सेप्ट क्या है और बोथ साइडेड वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ये छोटी सी बात है जो हम लोग यहां पर चेक करते हुए चलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। डिसकंटिन्यूटी मैंने आप लोगों को बता दिया कि चार अलग अलग कंडीशंस में यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। तो देखो इन चारों को मतलब कैसे कैसे बोल रहा है कि सर अगर f जो है वो नॉट डिफाइन हो जाए एट x बराबर c या a,
दैट इज एफ सी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो उस वक्त हो जाएगा। ये कौन सा ग्राफ बन रहा था सर? ये वो वाला ग्राफ बन रहा था जहां पर फंक्शन कैसे था सर? ऐसे LHL भी गया, RHL भी गया, बट यहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। इस कंडीशन में क्या हो रहा था सर? फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। अब चाहे LHL RHL बराबर हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, बट फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, डिसकॉन्टिन्यूस के अंदर गिना जाएगा। फिर ये कह रहा है कि सर ऐसा हो कि इधर RHL या LHL डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा ये असिम्प्टोटिक डिसकंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जहां पर मान लीजिए या तो ग्राफ ऐसे करके ऊपर चला गया होगा और दूसरी साइड से ग्राफ जो है ऐसे करके नीचे आ गया होगा, या फिर ग्राफ जो होगा ऐसे करके यहां पर डिफाइन हो रहा होगा और ग्राफ जो है यहां से ऐसे करके ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो यहां एक असिम्प्टोट बना होगा आपका और यहां पर एक असिम्प्टोट बना होगा मेरे दोस्त, ऐसे करके। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि सर हमारे इस वाली केस में सर LHL डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी LHL जो है वो क्या है सर? नॉट डिफाइंड है। इस वाली केस में बेटा देखो RHL जो है वो सर हमारा नॉट डिफाइंड है, यानी RHL डिफाइन नहीं हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो इन दोनों कंडीशन में आप चाहो भी तो आप कह रहे हो कि सर ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डन, ये वाला भी पार्ट क्लियर कि RHL या फिर LHL दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे। फिर ये कह रहा है कि सर RHL और LHL दोनों एग्जिस्ट करें, बट R अनइक्वल होना चाहिए था यहाँ पे, बट R अनइक्वल होना चाहिए था। बेटा ये क्या होना चाहिए था? लेट मी करेक्ट दिस। ओके, यहां पर क्या होना चाहिए? इसको काट ही देते हैं, इसको काट देते हैं। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? अनइक्वल होना चाहिए, बट R अनइक्वल। ठीक है, क्या कह रहा है कि सर LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करें बट R अनइक्वल। ये कौन सी कंडीशन को दिखा रहा है सर? ये ऐसे दिखा रहा है कि ये देखो ऐसे करके यहां पर डिफाइन किया और ऐसे करके यहां पर डिफाइन किया। तब आप कहोगे कि सर ये वाला पॉइंट है जहां पर फंक्शन का ब्रेक आ रहा है, तो आप कहोगे कि सर LHL अलग जगह पर जा रहा है और RHL सर अलग जगह पर जा रहा है, तो दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं मगर अनइक्वल हैं, तो ऐसे में भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बना। ठीक है सर, यहां देखिए ये कह रहा है RHL LHL बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं मगर FC इक्वल नहीं है, मगर नॉट इक्वल टू FC। सर ये कौन सी कंडीशन बताने की कोशिश कर रहा है? इधर देखिए दोस्त, आप कहेंगे सर ग्राफ इधर से भी अप्रोच किया, इधर से भी अप्रोच किया, इधर सर गोल बन गया, लेकिन डेफिनेशन जो है फंक्शन की यहां पर आ जाती है, फंक्शन की डेफिनेशन यहां आ जाती है। तो आप कहेंगे सर ये वो पॉइंट है जिसके बारे में बात हो रही है। एंड नेक्स्ट यहां से आप कहेंगे सर LHL भी फंक्शन एक जगह पर जा रहा है, RHL से भी फंक्शन एक ही जगह पर जा रहा है, मगर ये वाला जो पॉइंट है ये सर हमारे पास FC पॉइंट है। तो आप कहेंगे सर LHL यहां पहुंच रहा है, RHL यहां पहुंच रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कहीं और डिफाइन हो रही है। तो LHL और RHL एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू वहां पर डिफाइन ना होकर कहीं और डिफाइन हो रही है। तो ये भी सर मेरे को पेन उठाकर बनाना पड़ा, सो इट इज ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि कॉन्टिन्यूटी कब मिलेगी? जब तीनों बराबर होंगे, वरना कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी। हाँ सर, वन साइडेड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रखना, क्योंकि वहां पर हम लोग देखते इसलिए नहीं है क्योंकि डोमेन में हमें अवेलेबल ही नहीं होता कि वो डोमेन के अंदर चेक करना चाहिए। ठीक है, ओके डन। चलिए आगे चलते हैं यहां से। अब सर कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं और उनके बेसिस पे समझते हैं कि क्या कहना चाहता है ये कॉन्टिन्यूटी हमसे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा मैं सबसे पहला सवाल जो है मैं आप लोगों के सामने प्रॉपर्ली सॉल्व करता जाऊंगा और देखते रहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें बात करनी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 और एट x बराबर 2 पर हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 एट x बराबर 2 पर हमें फंक्शन चेक करने के लिए बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ओके तो मैं जब इसे चेक करूंगा तो मैं कहूंगा कि सर मुझे LHL निकालना चाहिए। लीजिए बेटा LHL निकालते हैं। LHL एट x बराबर 2, ठीक है सर। तो आप कहेंगे सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस हो जाएगा और fx हो जाएगा। सर फंक्शन कितना है? फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 है। क्योंकि यहां पर कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो स्पेशल फंक्शन है, तो मैं यहां पर लिमिट्स में h मेथड को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। ये मैंने लिमिट्स में आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि इसमें हमें जरूरत नहीं है। तो इस फंक्शन में अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा और 5 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया सर? 5 आया।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ LHL गाइस, ठीक है, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं RHL एट x बराबर 2 पर। सर फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस हो जाएगा और यहां पर fx आ जाएगा। सर फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 है और लिमिट हमारे पास क्या है, एक्सटेंडिंग टू 2 है, क्योंकि फंक्शन कोई स्पेशल वाला फंक्शन है नहीं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा और डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, तो यहाँ से भी 5 आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग fx की वैल्यू एट x बराबर 2 पर भी चेक करेंगे, यानी आप कहेंगे सर f2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो आप कहेंगे सर यहाँ से भी 5 आ रहा है। सो व्हाट वी कैन सी कि सर हमारे पास LHL जो है वो RHL के बराबर है एंड दैट इज इक्वल्स टू F2 हो जाता है, यानी कुल मिला के सर तीनों बराबर हैं। सो इट इंप्लाइज दैट F इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2। क्या यहां तक बात समझ में आती है कि सर हम लोगों को सिंपल सी चीज है, वही लिमिट वाला खेल खेलना है, लेकिन बस अब एक एक्स्ट्रा चीज और करनी है, हमें फंक्शन की वैल्यू एट द गिवन पॉइंट पर भी चेक करना है, सो दैट हम लोग ये बता पाए कि लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, लिमिट के साथ साथ फंक्शन उस जगह पर पहुंच रहा है जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, तो ही वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग लेवल बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहां पर क्वेश्चन जो है वो बी पार्ट में आपको दिख रहा है। इस बी पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। डेफिनेशन बदलने का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। देखिए बेटा, बी पार्ट आपसे ये कह रहा है कि सर हमारे पास जो फंक्शन है fx वो डिफाइन हो रहा है कुछ ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस के 3, ओके, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, कितना, 7 लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि वेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 3, ये दे रहा है। चलिए देखिए बेटा, इसको बहुत सारे बच्चे तो वैसे डायरेक्टली इसे समझ जाते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको प्रॉपरली मेरी तरीके से करिए और फिर समझिए। इसमें चेक करना है एट x बराबर 3 पर, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है और एट x बराबर 3 पर करना है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करता हूं कि मैं इसमें दो पार्ट दे देता हूं कि एट x बराबर 3 एंड एट बेटा x बराबर 2 पर भी चेक कर लो, या 2 की जगह 0 पर चेक कर लो, ये लो 0 पर चेक कर लो। तो चेक करते हैं क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप मेरी तरीके से काम करेंगे। कैसे, आप लोग एक नंबर लाइन बनाइए, वेरी सिंपल नंबर लाइन की माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। सर यहां पर 3 पर क्या हो रहा है, 3 पर फंक्शन जो है वो अपनी डेफिनेशन बदल रहा है कि 3 नहीं हुआ तो सर ये आएगा, 3 हुआ तो आंसर ये आएगा। अच्छा, तो मेजरली फंक्शन की डेफिनेशन 3 के बेसिस पर है, तो मैं यहां पर 3 बना देता हूं और कहता हूं कि सर ये जो पॉइंट है ये x बराबर 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके इधर वाला जो एरिया होगा वो सर x लेस देन 3 से रिप्रेजेंट होगा, इसके इधर वाला जो एरिया होगा x ग्रेटर देन 3 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो एरिया आप लोग देखोगे दोस्त, ये वाला एरिया है ना, और ये वाला एरिया अगर आप लोग देखोगे तो आप कहोगे सर इन एरियाज में खास बात यह है कि इस स्पेसिफिक रीजन में और इस स्पेसिफिक रीजन में फंक्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन हो रही है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो रही है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3 से। यहां पर भी फंक्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3 से डिफाइन हो रही है। लेकिन जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 3 है उस वक्त फंक्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन हो रही है सर, बराबर 7 डिफाइन हो रही है ना, है ना, समझ में आ रहा है ना भाई कि सर जब हम लोग इस रीजन में थे, x लेस देन रीजन में थे, 3 के रीजन में, तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे डिफाइन हो रही है। जब ग्रेटर देन वाले रीजन में थे तो फंक्शन की वैल्यू ऐसे डिफाइन हो रही है, और जब इक्वल टू 3 वाले रीजन पे थे तब फंक्शन की वैल्यू ऐसे डिफाइन हो रही है। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस की डेफिनेशन को चेंज किया जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या था सर, दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 था, तो 0 किधर होगा सर, 0 हमारे पास इधर होगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, बहुत तरीके वाला एग्जाम्पल है। अगर आपने ये खेल खेलना सीख लिया तो आपको कंटिन्यूटी में कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन से। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, एट x बराबर 3 पर हम लोग सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं,
ठीक है। तो सबसे पहले मैं LHL निकालूंगा एट x बराबर 3 पर। LHL जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे कि सर LHL निकालना है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा और fx हो जाएगा। सर 3 माइनस का मतलब ये होता है कि आप 3 को कहां से अप्रोच कर रहे हैं, आप 3 को बेटा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, 3 को लेफ्ट वाली साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और उस वक्त हमारा फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है सर, उस वक्त हमारा फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। कैसे ऐसे बिहेव कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जब हम लोगों ने लिमिट में फंक्शन को लेफ्ट वाली साइड से अप्रोच किया तो उस वक्त हमारा फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3 से डिफाइन हो रहा है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फैक्टराइज कर दीजिए तो आप कहेंगे सर ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, यहां पर आ जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 में फैक्टर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 आ जाएगा। तो x माइनस 3 कैंसिल हो गया और 3 प्लस 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सर हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या डिफाइन कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू क्या है उसकी, 6 है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे देखिए हम क्या करेंगे सर, अब RHL की बात करेंगे। सर हम लोग RHL निकालना चाहते हैं एट x बराबर 3 पर। अच्छा, तो हम कहेंगे सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा और fx हो जाएगा। सर 3 प्लस का मतलब ये हुआ जो फंक्शन है वो सर राइट हैंड साइड से अप्रोच ले रहा होगा, राइट वाली साइड से। सर राइट वाली साइड में फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, ऐसे डिफाइन हो रहा है ना। सेम फंक्शन है सर, कोई बात नहीं, सेम फंक्शन है कोई बात नहीं। तो हम कहेंगे कि सर यहां पर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 आ जाएगा और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3 है, सेम फंक्शन है। तो आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके अगेन इसका आंसर क्या निकाल सकते हो सर, 6 निकाल सकते हो। डन है, एकदम सॉर्टेड। ठीक है, अब ध्यान दें तो मेरे दोस्त, अब ध्यान दे, अब मुझे क्या निकालना है सर, अब मुझे निकालना है fx की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 पर, ये निकालना है। तो सर f3 की वैल्यू क्या दी गई है सर, f3 की वैल्यू तो हमें 7 दी गई है। कितनी दी गई है सर, 7 दी गई है। फंक्शन एट द पॉइंट 3 पर हमें 7 दिया जा रहा है। तब आप यहां से ये कहेंगे अरे सर ध्यान से देखो LHL और RHL जो है वो हमारे पास बराबर तो हैं लेकिन वो f3 के बराबर नहीं है। तो जब मैंने ये चीज देखी तो ये तो सर समझ में आ गया, इट इंप्लाइज दैट f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 3। अब मैं आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप मुझे बताएंगे व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज दिस। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी ये है। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है, तो ये किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है ये आप लोगों को बताना है। ओके सर, बात अच्छे से समझ में आती है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 0 पर चेक करने के लिए बोला होता तो हम क्या करते, अगर वो 0 पर चेक करने के लिए बोलता तो मैं क्या करता हूं, मैं सारा ये इरेज कर देता हूं, हमारे लिए जो जो चीजें काम की है वो मैं रख देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि सर अब हमें क्वेश्चन को 0 पर चेक करना है ना। तो ये लीजिए 0 पर चेक करना शुरू करते हैं। हम कहेंगे सर अब क्वेश्चन को कहां चेक करना है, एट x बराबर 0 पर चेक करना है। ठीक है जी, तो यहां से जब हम लोग LHL निकालेंगे एट x बराबर 0 पर, ओके 0 पर, तो आप कहेंगे सर यहां आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx आ जाएगा। जी सर, या RHL निकाल रहे होंगे, RHL एट x इक्वल्स टू 0 पर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx आ जाएगा। जी सर, और यहां पर हम लोग निकालेंगे fx एट x बराबर 0 पर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग f0 निकाल रहे होंगे। चलिए यहां तक सभी को समझ में आता है। सर 0 किधर है, सर 0 तो इधर आएगा। 0 को अगर मैं लेफ्ट वाली साइड से अप्रोच कर रहा होता तो हमारा फंक्शन सर ये वाला काम कर रहा है। अच्छा सर 0 को अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होता तो भी मेरा फंक्शन यही वाला काम कर रहा है। अगर मैं 0 पर बात करता हूं बेटा, 0 पर सर फंक्शन कहां है, सर यहीं पर तो डिफाइंड है, यही वाला फंक्शन काम कर रहा होगा 0 पर भी। अच्छा, तो इसका मतलब आप यहां पर क्या करोगे बेटा, आप यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो लिखोगे और फंक्शन क्या चुन लोगे सर, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3 ले लोगे। ओके,
राइट हैंड में भी क्या करोगे बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ही लोगे और फंक्शन क्या ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3 ले लोगे। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर भी हमारे पास वही फंक्शन आ रहा है, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 0 माइनस 3 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 0 माइनस 9 अपॉन में 0 माइनस 3, तो आंसर आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहां भी बेटा 0 माइनस 9 अपॉन में 0 माइनस 3 करोगे तो आंसर कितना है, 3 आ रहा है। यहां पर भी आपके पास f0 कितना आ रहा है सर, 3 आ रहा है। यानी मैं यहां पर देख सकता हूं कि सर LHL जो है, RHL जो है और f0 जो है सर, ये तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, है ना। डेफिनेशन पूरी हो गई कि सर 0 पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकल गया, क्योंकि वहां पर हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। LHL, RHL और fx जो है वो सेम पॉइंट पर ही कन्वर्ज कर रहे हैं, सेम पॉइंट पर आकर लोकेट हो रहे हैं, तो ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाता है एट 0। लेकिन एट x बराबर 3 पर क्या हो रहा है सर, जो फंक्शन है LHL और RHL यानी इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, मगर सर फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 3 पर बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और ये किस तरह की डिसकंटिन्यूटी होगी ये आप लोगों को बताना है। जी सर, बात एकदम बढ़िया से समझ में आ गई है, ठीक है भाई, ओके जी। अब मैं तीसरे वाले स्टेटमेंट में चलता हूं, जो कि थोड़ा सा भयानक सा सवाल है, आप लोगों को डर लग सकता है, तो मैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं ताकि ये ऐसा ना लगे कि हलवा क्वेश्चन करवा रहे हो। अब बेस तैयार हो गया, अब बेस के बाद हम लोग बड़ा बम फोड़ेंगे, है ना, बड़ा वाला। तो चलो बम फोड़ते हैं भाई। क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं एक बार अच्छे से कि सी पार्ट हमें क्या कह रहा है सर, fx फंक्शन जो है वो डिफाइन कैसे हो रहा है। ये डिफाइन हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अच्छा, और क्या हो रहा है, 2, और क्या हो रहा है 2, और क्या हो रहा है लॉगरिदम एक्स ई की होल पावर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे डिफाइन हो रहा है। ये कब बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। ये कब बोल रहा है, जब x की वैल्यू बराबर 1 है। ये कब बोल रहा है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि नंबर लाइन पर अपने पूरे डायग्राम को अच्छे से एनालाइज कर लो और फिर उसके बाद बात करो कि सर 1 पर फंक्शन टूट रहा है, तो फंक्शन 1 पर फंक्शन इधर है, तो 1 का मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूं कि सर इसके इधर वाला इलाका कहलाएगा x ग्रेटर देन 1, इसके इधर वाला इलाका कहलाएगा x लेस देन 1 कहलाएगा। जी सर, है ना। ये थोड़ा नीचे आना चाहिए भाया, मतलब मुझे कुछ पार्ट, ये लो, अब ठीक है जी सर। अच्छा, इसके इस तरफ वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, इस जगह पर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, जब x लेस देन 1 है तो इस जगह पर सर फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 से डिफाइंड है। अच्छा सर, एट x बराबर 1 पर, एट x बराबर 1 पर fx बराबर क्या डिफाइंड है सर, 2 डिफाइंड हो रहा है। अच्छा, और x ग्रेटर देन 1 पर fx कैसे डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है लॉगरिदम एक्स ई की होल पावर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे डिफाइन हो रहा है। जी सर, कौनो परेशानी नहीं। अब मुझे इसे कहां चेक करना है सर, मुझे इसे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी को एट x बराबर 1 पर ही चेक करना है, क्योंकि फंक्शन यहीं पर टूट रहा है, बाकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, आपको यूज करना तो आ गया है। जी सर, चलिए चेक करते हैं इसको। हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। सर कहां चेक करना है, एट x बराबर 1 पर चेक करना है हमें। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL एट x बराबर 1 पर कैसे निकालते हैं सर, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस हो जाएगा fx हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जब मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ ऐसे, है ना, तो सर फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, सर फंक्शन डिफाइन हो रहा है ऐसे करके, ये वाला फंक्शन डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब जब मैं लेफ्ट से वैल्यू निकाल रहा हूँ तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो जाएगा और फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। बेटा इसमें से आप फैक्टर करके काट दोगे एक्स माइनस 1 को, तो आपके पास यहां पर बचेगा x प्लस 1 और हमारे पास फाइनल आंसर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जी सर, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है सर। तो LHL निकल गया। जी सर, अब RHL निकालें। बिल्कुल सर, RHL निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालेंगे एट x बराबर 2 पर, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2 पर निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे, सॉरी x बराबर 2 नहीं सर, x बराबर 1 पर निकालेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस हो जाएगा और एफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, तो राइट हैंड लिमिट से जब हम लोग फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं तो सर ऐसे करके राइट साइड से अप्रोच कर रहे होंगे, और उस वक्त फंक्शन क्या डिफिनेशन दे रहा है सर, उस वक्त फंक्शन ये वाली डेफिनेशन दे रहा है। मानते हो कि नहीं? हाँ सर मानते हैं। ये डेफिनेशन मिल रहा है राइट हैंड साइड से फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है सर। तो इसका मतलब मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, मैं यहां पर यूज करूंगा कि सर लिमिटिंग एक्स टेंडिंग टू 1 जो है, यहां फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, लॉगरिदम एक्स ई की होल पावर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये एक तरीके का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कैसे? आप रखकर देख लो। जैसे आप 1 रखोगे तो लॉगरिदम ई कितना होता है, 1 होता है। सर लॉगरिदम ई 1 होता है तो 1 की पावर बेटा 1 अपॉन 0, यानी 1 की पावर इंफिनिटी। ये कौन सी फॉर्म बन गई सर, ये बन गई 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई दोस्त। क्या बन गई? 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म बन गई। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते थे सर, इसके लिए हम लोग करते थे कुछ ऐसा। कैसा करते थे, मैं इसके लिए एक और फ्रेश पेज ले रहा हूं और फिर बात करते हैं कि सर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लॉगरिदम एक्स ई की होल पावर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। और ये कैसा फॉर्म है सर, ये हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो हमने क्या कहा था कि सर मान लिया कि इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, एल आ रही है, और दोनों तरफ अगर मैं 1 की पावर इंफिनिटी है तो इसके लिए डायरेक्ट लॉजिक क्या था सर, लॉगरिदम एल कितना हो जाएगा। आप लॉगरिदम एल याद है ना कि इसके लिए हम लोग फंक्शंस को डिसाइड करते थे कि सर बेस वाला फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा जो कि एल एन एक्स ई हो जाएगा, और पावर वाला फंक्शन जी एक्स हो जाएगा जो कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसमें हमारे पास लॉगरिदम एल की वैल्यू क्या आया करती थी सर, इसमें लॉगरिदम एल की वैल्यू आती थी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जो भी दिया गया दैट इज 1, यहां पर आता था जी एक्स मल्टीप्लाई एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 चल रहा है। जी एक्स कितना है सर, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और यहां पर एफ एक्स कितना है सर, एफ एक्स है लॉगरिदम एक्स ई है, और इसमें से माइनस 1 कर देते हैं। अच्छा, लॉगरिदम की एक प्रॉपर्टी भी हमें याद है, कौन सी सर, लॉगरिदम के अंदर अगर आपने ए और बी को रखा हुआ है तो सर ये लॉगरिदम ए प्लस लॉगरिदम बी में टूट जाएगा। जी सर, ये नेचुरल लॉगरिदम है, एल एन लिख रहा हूं, है ना। तो आप यहां से एक और प्रॉपर्टी को लिख लो दोस्त कि सर लॉगरिदम के अंदर अगर ई लिखा हुआ है तो उसका आंसर 1 आ जाता है। अच्छा, तो अब आप देखिए यहां पर मैं इसको तोड़ सकता हूं कि लॉगरिदम में दो चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं, तो ये कैसे लिखा जाएगा सर, ये लिखा जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहां पर आ जाएगा लॉगरिदम एक्स प्लस लॉगरिदम ई माइनस के 1, क्योंकि सर लॉगरिदम ई की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू माइनस 1 से कैंसल आउट हो जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। यहां चलेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हमारे पास चल रहा है, यहां आ जाएगा सर ऊपर ऊपर में लॉगरिदम एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर इसे सिंप्लीफाई करने में और मेहनत लगेगी, क्या लगाएं, एल ऑर्बिटल लगा दें, लगा दो भाई एल ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया सवाल लेकर आया हूं, है ना, बहुत बढ़िया सवाल लेकर आया हूं। हालांकि ये क्वेश्चन आने के कम चांसेस हैं लेकिन स्टिल सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें कम होती हैं। तो यहां पर अभी भी हमारे पास लॉग एल चल रहा है सर, यहां पर अभी भी लॉग एल चल रहा है, तो चलने देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सर एल ऑर्बिटल अगर लगाया तो लॉगरिदम एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो है ही, ठीक है, लॉगरिदम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। अब अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर, देखिए बेटा, अब अगर मैं 1 रखता हूं तो इधर से 1 और इधर से 2 आ जाएगा, यानी कुल मिला के मेरा आंसर 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो लॉग एल की वैल्यू क्या आ गई सर, 1 अपॉन 2 आ गई। लॉग एल की वैल्यू क्या आ गई सर, 1 अपॉन में 2 आ गई। इसका मतलब एल की वैल्यू क्या आ गई सर, एल की वैल्यू ई की पावर 1/2 आ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉग की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू जो है वो अंडर द रूट ई आ गई। कितनी आ गई दोस्त, ई आ गई। यानी सर ये जो लिमिट हमें दिख रहा है इसकी वैल्यू एल आ गई, और एल की वैल्यू क्या आ गई सर, रूट ई आ गई। कितनी आ गई, रूट ई आ गई। यानी इतनी मेहनत करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा अंडर द रूट ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, अंडर द रूट ई आ जाएगा। और फिर इसके बाद अगर मैं यहां पर निकालता हूं तीसरी चीज क्या होती है सर, एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स बराबर 1।
तो आप कहेंगे सर एट एक्स बराबर 1 कितना है, सर एफ एक्स की वैल्यू 2 है, यानी F1 की वैल्यू कितनी है, उस वक्त हमारे पास 2 है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि सर हमारे पास LHL और F1 की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन RHL जो है वो बराबर वैल्यू नहीं रख रहा है। तो ये हमें क्या बताता है कि सर F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो होमवर्क क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी यहां पर बन रही है। तो ऐसे सवाल हैं, लेकिन आपके बोर्ड्स में नहीं आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये एक्चुअली में काफी लंबा सवाल था, 1 की पावर इंफिनिटी लेकर चल रहा है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ता है, अलग से एक्सप्लेनेशन इसकी लगती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारे एग्जाम्पल समझ में आने के बाद अब हम तैयार हैं कि सर क्वेश्चंस लगाए जाएं, है ना। तो मैं इसको एक ऑर्डर में सेट कर देता हूं, ताकि जब आप पढ़ाई करें तो ऐसे ना लगे कि ये किसके बाद क्या चल रहा है। ओके डन भाई डन। ओके बी पार्ट ऊपर आना था ना, आ गया भाई। बी पार्ट दो दो जगह पर आ रहा है, एक x बराबर 3, बिल्कुल ठीक है डन। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, ये हमारे आर.डी. शर्मा का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे को एक बड़ा फेमस दिक्कत आता है, तो वो वाला डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। तो लेट्स सी, शो दैट द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ से वही वाली बात करेंगे कि सर पहले ग्राफ को अगर हम लोग एनालाइज करना चाहते हैं तो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन, और उस नंबर लाइन के बेसिस पे हम लोग कहेंगे सर 0 पर जो है वो ग्राफ अपनी डेफिनेशन को बदल रहा है, यानी 0 के लेफ्ट वाला साइड सर x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0 के राइट वाला सॉरी लेफ्ट वाला साइड और मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब आप समझ गए है ना। चलो तो सर यहाँ पर फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ एक्स बराबर एक्स मल्टीप्लाई साइन 1/x के फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर भी फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, x मल्टीप्लाई साइन 1/x के फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। यहाँ फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है सर, एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर डिफाइन हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना। ठीक है सर, अब ये कह रहा है कि सर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो दोस्त आप कैसे करोगे, आप पहले निकालोगे LHL एट x बराबर 0 पर निकालोगे, है ना, जो कि हमारा बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स बन जाएगा। तो आप यहां से कहोगे सर जब हम लोग 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, सर ऐसे बिहेव कर रहा है। ओके जी, बात समझ में आती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x मल्टीप्लाई साइन 1/x बन जाएगा, ऐसे करके आप लोगों को दिखाई देगा। अब बच्चे को लगेगा कि सर ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेगा और यहां पर बोलेगा कि सर 0 रखने पर यहां पर 0 मल्टीप्लाई किया जाता है, साइन इंफिनिटी आ जाता है। अब बच्चे को एक बहुत बड़ा वहम होता है, बहुत बड़ा मतलब भयानक वहम होता है, उसे ये लगता है कि साइन इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी होता है। याद रख लीजिए दोस्त कि सर साइन इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी नहीं होता है। तो सर क्या होता है भाई, जब साइन फंक्शन को देखा है ना, साइन फंक्शन कैसा होता है सर, साइन फंक्शन ऐसे होता है यूं करके। तो सर जब भी आप साइन फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो साइन फंक्शन का ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और सर मिनिमम वैल्यू -1 होता है। जानते हो ना कि ये 1 से ऊपर नहीं जाता और -1 से नीचे नहीं जाता, तो ये इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता। तो सर क्या होता है वो बताओ, फुटेज मत खाओ, है ना। तो इसमें हमेशा ये याद रखना बेटा, साइन हो या कोसाइन हो, साइन हो या फिर कोसाइन हो, इन दोनों की वैल्यू आप बोलोगे नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, आप किताबों में देखोगे कि सर यही वैल्यू लिखी हुई है, और इसका मतलब ये होता है कि जब साइन और कोसाइन की वैल्यू कभी -1 और 1 के ऊपर या नीचे नहीं जाती है, तो जो भी आंसर होगा वो इन दोनों नंबर्स के बीच में ही कहीं होगा। अब मुझे नहीं पता कि इनके बीच में कहां पर होगा, लेकिन होगा इन दोनों के बीच में, यानी ऑसिलेट करेगा, हो सकता है ऊपर हो सकता है नीचे हो, लेकिन रहेगा इनके बीच में। तो हम कहेंगे कि सर अगर ऐसी बातचीत है तो साइन इंफिनिटी क्या हो गया सर, साइन इंफिनिटी एक तरीके का कांस्टेंट हो गया, और अगर साइन इंफिनिटी एक तरीके का कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा सर, 0 आएगा। अरे वाह, है ना, खा गए ना दो का। ठीक है जी, तो अब इसके बाद हम लोग यहां से निकालते हैं RHL एट x इक्वल्स टू 0। जी सर ऐसे करके निकालेंगे। तो सर RHL निकालेंगे तो सेम वही पैटर्न आ जाएगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा,
यहाँ पर एफ एक्स निकालेंगे। सर जब हम लोग फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे होंगे तो राइट हैंड साइड से फंक्शन कैसे काम कर रहा है? सर ऐसे ही काम कर रहा है। तो इस बार हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे? वही वैल्यू रखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स मल्टीप्लाई साइन 1/x हो जाएगा, है ना। तो सर इसका आंसर भी क्या आने वाला है? ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर भी 0 मल्टीप्लाई साइन इन्फिनिटी आने वाला है, और साइन इन्फिनिटी एक कांस्टेंट वैल्यू रख रहा होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अब यहां देखिए दोस्त, यहां फंक्शन क्या कह रहा है? सर एफ एक्स एट एक्स बराबर 0 पर हमारे पास क्या आ जाएगा? सर जब आप एफ एक्स निकालोगे तो f0 कितना दे रखा है? सर f0 हमें 0 दे रखा है। अरे सर यानी आप ये कहना चाहते हो कि हमारे पास LHL जो है, RHL जो है और f0 जो है वो तीनों बराबर आ गए हैं, और अगर तीनों बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। जी बेटा जी, बिल्कुल बात समझ में आ गई है ना। डन डना डन, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये लीजिए सर, आप तो बड़े बड़े सवाल घेर रहे हो हैं, तो यही तो मजा। अब आपको 12th क्लास की मैथ्स पढ़नी है और आपको लग रहा है कि 9th क्लास का पॉलिनोमियल का सवाल आवेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है आरडी शर्मा का। चलो फोड़ते हैं इसको भी फोड़ते हैं सर। यहां अगर मैं वो वाला ग्राफ बनाता हूं तो आप लोग नंबर लाइन पर इसको ऐसे करके ड्रॉ करके अंडरस्टैंड करें कि सर 0 पर x बराबर 0 पर जो है वो फंक्शन टूट रहा है, तो ये 0 के ऊपर वाली लाइन इस तरीके से चली आएगी। इसके इस तरफ हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 वाला टाइम, इसके इस तरफ हो जाएगा x लेस देन 0 वाला लाइन। और यहां पर अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो सर यहां पर फंक्शन जो है ये वाला डिफाइन हो रहा है, दैट इज log 1 प्लस ax माइनस log 1 प्लस bx डिवाइडेड बाई x, और सेम फंक्शन यहां भी डिफाइन हो रहा है log 1 प्लस ax माइनस log 1 प्लस bx डिवाइडेड बाई x, है ना। अच्छा, और एट x बराबर 0 पर क्या डिफाइन हो रहा है? सर एट x बराबर 0 पर एफ एक्स जो है वो डिफाइन हो रहा है a प्लस बी प्लस एक्स के फॉर्म में डिफाइन हो रहा है। ठीक है सर, तो हमें ये कह रहा है कि सर शो करो कि ये कॉन्टिन्यूस है। शो करना है तो हमें LHL RHL और तीनों वैल्यूज बराबर दिखानी है। चलिए दिखाते हैं सर। LHL एट x इक्वल्स टू 0 पर निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स हो जाएगा। सर लेफ्ट हैंड साइड से अगर फंक्शन को अप्रोच कर रहे होते तो लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन कहाँ जा रहा है? सर इधर जा रहा है। और फंक्शन की वैल्यू क्या है सर? इस वक्त ये फंक्शन की वैल्यू है ना। तो हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग ये रख देंगे कि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा? log 1 प्लस ax माइनस log 1 प्लस bx डिवाइडेड बाई, भाई मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है ना, काफ़ी सारा गलत कर दिया, अब तो ठीक करना पड़ेगा। चलो दोबारा करते हैं इसको। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने गलती कर दी, जैसे यहाँ पर एक बड़ी गलती हुई है हमसे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गलत हुआ है, तो लेट मी करेक्ट दीज वैल्यूज। चलो सर, यहाँ पर ना मैं फंक्शन माइनस log 1 माइनस बी एक्स दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है, और यहाँ पर भी माइनस log 1 माइनस बी एक्स का कन्वर्जन आएगा। जी सर, ओके। और राइट हैंड साइड से हमारे पास फंक्शन जो है वो ये वाला डिफाइन हो रहा होगा, तो मैं कलर वगैरह पहले ही भर लेता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ओके डन जी, तो करेक्शन डन हो गया। और यहाँ पर भी गलती को ठीक कर देते हैं सर। यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 1 माइनस बी एक्स आ रहा है और अपॉन में क्या है सर? x है। ठीक है, अब हमारा काम है सर इसको सॉल्व करना। तो आप कहेंगे सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। मैं कहूँगा कि इसमें लिमिट थ्योरम लगाकर हम लोग निपट सकते हैं इस क्वेश्चन में। कैसे? कि सर यहाँ पर log हमारे पास 1 प्लस ax है, इसके अपॉन में x को रहने देते हैं। अच्छा, माइनस ये log 1 माइनस के bx है, इसके अपॉन में भी x रहने देते हैं। सर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे इसको लिखें हम लोग कि ये लिमिट थ्योरम लग जाए? तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना होगा भाई, मतलब जितना अच्छे से आप फोकस करेंगे उतनी जल्दी आप समझ में आएगा इसमें। चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको फोकस कैसे करना है। लेट मी राइट लाइक दिस प्रॉपरली। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सर हमें एक आइडिया है किस चीज़ का। हम जानते हैं कि सर लॉगरिदम नहीं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log
1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स जो होता है, ये लिमिट थ्योरम हमें आंसर 1 देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इन लिमिट थ्योरम में जो चीज हमें ध्यान रखनी है वो ये कि सर जो वैल्यू यहां पर है वही सेम वैल्यू यहां पर होनी चाहिए, है ना, ये होनी चाहिए। सर जो वैल्यू यहां पर है वही सेम वैल्यू हमारी यहां पर होनी चाहिए, ऐसे करके। तो चलिए बस इसी चीज को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं सर यहां पर a है तो a से मल्टीप्लाई और a से मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे। यहां सर माइनस के b है तो माइनस के b से मल्टीप्लाई और यहां पर भी माइनस के b से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने पर ये लिमिट थ्योरम एक्टिवेट हो जाता है और आपको आंसर क्या करेगा, यहां वाला लिमिट थ्योरम 1 दे देगा और इसका आंसर आ जाएगा a, तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई 1a। यहां वाला लिमिट थ्योरम बेटा 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस b इंटू माइनस यानी प्लस के b बन जाएगा। सो ये आया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। डन है भाई, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, होना भी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सर सेम इसी मेथड से मैं RHL निकालूंगा, RHL एट x बराबर 0 पर निकालूंगा। तब आप कहेंगे कि सर RHL में भी तो सेम ही फंक्शन लग रहा है ना, RHL में भी सेम फंक्शन लग रहा है, इधर देखो, है ना, ये देखिए RHL में भी सेम फंक्शन ही लग रहा है। तो सर मैं इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करता हूं, मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूं। कॉपी पेस्ट समझते हो ना, कि यही वाले स्टेप्स कॉपी पेस्ट मार दूंगा तो हमारा आंसर यहां से आ जाएगा सीधा सीधा कितना बेटा, a प्लस बी आ जाएगा, हाँ या ना। मैं नहीं लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए कि इसका आंसर भी a प्लस बी आ जाएगा सेम मेथड्स को लगाने पर। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग आखिरी क्या चीज निकालते हैं सर, हम लोग निकालते हैं fx की वैल्यू एट x बराबर क्या 0 पर। तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो f0 कितना हो जाएगा। सर इस वक्त फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है, ऐसे, तो यहां पर अगर वैल्यू डाल दूंगा 0 तो ये a प्लस बी प्लस 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया सर, a प्लस बी आ गया। अरे वाह सर, मतलब हमें ये बात समझ में आ गई सर कि LHL जो है वो RHL के बराबर है और कि किसके बराबर है सर, f0 के बराबर है। और तीनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब f इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। बढ़िया, एकदम बढ़िया जी, है ना, प्रूफ हो गया, ठीक है। बस RHL में मैंने कुछ स्टेप्स छोड़ दिए हैं, उन स्टेप्स को आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेपर में जरूर लिखना बेटा वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है जी। चलो अगला सवाल लगाएं, लगाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। बेटा देखो मॉडुलस का प्रेजेंस आ रहा है तो ये मॉडुलस का प्रेजेंस जो है वो मैं आप लोगों को पहले सॉल्व करवाऊंगा कि सर fx फंक्शन जो है वो हमारे पास दिया गया है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। जी सर, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखिए। सर फंक्शन जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। क्या क्या है सर, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है। तो ये जो 2 वाला पार्ट है, ये जो 1 वाला पार्ट है ना सर, इसके इस तरफ अगर रहेंगे, किस तरफ, इस तरफ रहेंगे तो ये हमारे पास x ग्रेटर देन 2 वाला पार्ट है। इसके बीच में रहेंगे तो ये 1 से बड़ा और 2 से छोटा पार्ट है। इसके इस तरफ रहेंगे तो ये 1 से छोटा पार्ट है। अच्छा ध्यान से देखिए सर, इन तीनों रीजन में ना कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिलेंगे, वो ये कि सर यहां पर 1 जो है 1 से छोटे वाले पार्ट में है तो मॉडुलस x माइनस 1 जो है बेटा वो माइनस में x माइनस 1 रिजल्ट करेगा, ठीक है। और मॉडुलस x माइनस 2 जो है वो भी 2 से छोटे वाले पार्ट में है तो माइनस में x माइनस 2 रिजल्ट करेगा। सर ये 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू बेटा पॉजिटिव में ही रहेगी, प्लस x माइनस 1 ही रहेगा। और लेकिन मॉडुलस x माइनस 2 की वैल्यू बेटा माइनस में x माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा सर ये वाला इलाका 2 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, इस वाले एरिया में 1 से भी बड़ा 2 से भी बड़ा, तो यहां पर मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू बेटा x माइनस 1 ही रहेगा। मॉडुलस x माइनस 2 की वैल्यू भी बेटा पॉजिटिव में ही x माइनस 2 रहेगा। तो ये चीजें आप लोगों को करनी आनी चाहिए। तो यहां से हम लोग इस रिजल्ट को क्या लिखेंगे, हम कहेंगे सर fx की वैल्यू जो है ना वो सबसे पहले तो 3 इलाकों में टूट जाएगी। कौन कौन सा इलाका बेटा, एक तो सर जहां पर x की वैल्यू लेस देन 1 है, एक सर जहां पर 1 से बड़ी बराबर हो सकती है लेकिन 2 से छोटी है, एक सर x की वैल्यू जहां पे 2 से बड़ी बराबर है। 3 इलाकों में तोड़ दिया। हमने कहा सर जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू माइनस में x माइनस 1 ली जा रही है और मॉडुलस x माइनस 2 की वैल्यू माइनस में x माइनस 2 ली जा रही है। अच्छा जब 1 से 2 के बीच में है तो मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू बेटा x माइनस 1 ही ली जा रही है, लेकिन इसकी वैल्यू मॉडुलस में x माइनस 2 ली जा रही है।
जब 2 के उस तरफ है तो मॉडुलस x माइनस 1 पॉजिटिव में लिया जा रहा है और ये भी बेटा पॉजिटिव में लिया जा रहा है। तो फंक्शन का मॉडुलस का रेजोल्यूशन हम लोगों ने कर दिया कि सर रीजन्स के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो किस तरीके की वैल्यू रखनी होगी सो दैट वो पॉजिटिव वैल्यू रखे। एंड इस बेसिस पे हमारे पास फंक्शन की फाइनल जो डेफिनेशन होती है वो क्या तैयार होती है कि सर माइनस एक्स माइनस के 2x प्लस के 3 हो जाएगा। कब सर? जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। x और माइनस एक्स कट गया, -1 + 2 सर 1 आ जाएगा, -1 + 2 1 आ जाएगा। कब सर? जब x की वैल्यू 1 से बराबर बड़ी बराबर और 2 से छोटी है तब। अच्छा, यहाँ पे x + x 2x -3 हो जाएगा। ये कब की बात हो रही है सर? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी बराबर है। अच्छा, अब मैं इस चीज को पीछे कॉपी करूंगा क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में स्टार्ट होगा। दैट इज एफ एक्स हमें कैसे डिफाइन कर रहा है सर? एफ एक्स डिफाइन कर रहा है कि माइनस के 2x + 3 हो जाएगा या फिर 1 हो जाएगा या फिर 2x - 3 हो जाएगा। डिफरेंट रीजन्स में कैसे सर? जब x लेस देन 1 होगा, जब 1 से छोटा बराबर x होगा और 2 से छोटा होगा और x की वैल्यू जो 2 से बड़ी बराबर होगी। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन तैयार है जिसके लिए मैं फिर से वो नंबर लाइन बनाऊंगा और कहूंगा कि सर फंक्शन 1 और 2 पर डिफरेंटली डिफाइन हो रहा है तो 1 के इस तरफ रहो सर, 2 के इस तरफ रहो। ये वाला रीजन कौन सा है सर? x की वैल्यू 2 से बड़ी है। ये वाला रीजन कौन सा है सर? जो कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। ये वाला रीजन सर x की वैल्यू 1 से छोटी है। सर इस स्पेसिफिक रीजन में fx कैसे डिफाइन हो रहा है? fx डिफाइन हो रहा है 2x - 3 से। सर इस स्पेसिफिक रीजन में fx बराबर 1 से डिफाइन हो रहा है और इस स्पेसिफिक रीजन में fx बराबर माइनस के 2x + 3 से डिफाइन हो रहा है। सर 1 की इक्वालिटी किस पर आ रही है? इस पर आ रही है। तो हम लोगों ने कहा सर fx बराबर 1 यहां पर डिफाइन हो रहा है। 2 की इक्वालिटी बेटा यहां पर आ रही है तो 2 पर हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है सर? 2x - 3 से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि सर आपने इक्वालिटी किस बेसिस पे डिफाइन करी? तो बेटा ये बात याद रखें कि जब आपको खुद से नहीं दिया जा रहा है तो आप अपने आप से जब इक्वालिटी लेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन वाली साइड पर इक्वालिटी होल्ड करेंगे। तो आप नोट भी कर सकते हैं कि मैंने ग्रेटर देन वाली साइड पर इक्वालिटी होल्ड करवाई है ना? जब भी मैंने ग्रेटर देन वाली साइड ली उसके साथ मैंने इक्वालिटी होल्ड करवाई है। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होना चाहिए आप लोगों का। अच्छा, तो सर मुझे कहां पर चेक करना है इसकी क्वांटिटी? सर x बराबर 1 पर करना है, x बराबर 2 पर करना है। तो दो सवाल हैं, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा? तो भाई चल करते हैं। सर पहला पार्ट हमारा क्या है? एट x बराबर 1 पर चेक करते हैं। चलिए, तो मैं LHL निकालूंगा। LHL एट x बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, fx हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर मैं फंक्शन को 1 के लेफ्ट से अप्रोच करता हूं तो सर फंक्शन कैसे वर्कआउट कर रहा है? -2x + 3 से वर्कआउट कर रहा है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस के 2x + 3 हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहां पर 1 डालेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। जी सर, आगे चलते हैं। RHL एट x बराबर 1। सर यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस आ जाएगा और fx आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो अब फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है? सर fx बराबर 1 से बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 अगर लेकर चल रहे हैं तो यहां पर 1 डाल देंगे और सर इससे भी आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं। सर फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 1 पर कितनी है? आप कहेंगे सर एट x बराबर 1 यानी f1 कितना है? सर 1 पर हमारा फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। अच्छा, ऐसे कर रहा है तो उसका मतलब उस वक्त आंसर कितना आ रहा है? सर 1 आ रहा है। तो क्लियरली विजिबल कि LHL बराबर RHL बराबर f1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 1। जी सर, अब आप समझ तो गए होंगे मेरी उम्मीदें क्या हैं, है ना? मेरी स्माइल में शैतानी दिख रही है क्या? अगर दिख रही है तो समझ गए होंगे, है ना? क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आ रहा है कि सर आप ना हमें दूसरा वाला पार्ट होमवर्क में दे दोगे। तो एट x बराबर 2 पर जो कॉन्टिन्यूटी है ये आप लोगों को होमवर्क है, यानी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। डन है भाई? ठीक है, जेन्युइनली होमवर्क सही है कि सर fx बराबर 1 पर आपने चेक करके बता दिया तो 2 वाला तो बुद्धि लगाओगे तुम भी कर सकते हो, तो प्रैक्टिस भी तो करनी है, कर लेना है ना। चलो बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखो, ये भी एक काफी अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसकी जगह थी, बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यूज ली जाएं, लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यूज ली जाएं जिससे कि ये फंक्शन एट एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूस हो जाए। और फिर उसके बाद बोलता है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स बराबर 1। चलो देखते हैं भाई। पहले तो मैंने कहा सर फंक्शन को सही तरीके से आइडिया लेने के लिए हमारे पास क्या है, नंबर लाइंस हम लोग बना लेंगे जिसमें 0 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। ये लीजिए 0 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो 0 का पार्ट तो ये हो गया सर, 0 के इस तरफ हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, 0 के इस तरफ हो जाएगा x लेस देन 0। यहां पर फंक्शन कैसे डिफाइंड है सर? लेस देन 0 पर फंक्शन डिफाइंड है लैम्डा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है सर। यहां पर फंक्शन कैसे डिफाइंड है? एफ एक्स बराबर 4x प्लस 1 से डिफाइंड है। और सर इक्वालिटी कहां मिल रही है? देखो इक्वालिटी यहां पर मिल रही है, यानी एफ एक्स एट 0 पर कैसे डिफाइंड हो रहा है सर? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि सर हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है सच दैट इट दिस फंक्शन बिकम्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 पर, ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए, एक्स बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो आप कहेंगे सर अगर कॉन्टिन्यूअस हम लोग मान के चलते हैं तो हम कहेंगे सर पहले LHL निकाल लेते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0। निकाल लीजिए। आप कहेंगे सर LHL कितना आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स होगा। सर 0 के लेफ्ट से अगर फंक्शन को उठाते हैं तो हमारा फंक्शन कौन होगा? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, है ना? जी सर। 0 डालकर देखो आप कहोगे सर लैम्डा इंटू 0 माइनस 0, यानी सर आंसर आ जाएगा 0। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। आप कहेंगे सर RHL अगर हम लोग निकालते हैं एट एक्स बराबर 0, तो आप कहेंगे सर यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा और एफ एक्स हो जाएगा। सर 0 के राइट हैंड साइड से फंक्शन को पिक करते तो 4x प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4x प्लस 1 हो जाएगा। सर वैल्यू डालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सर एक चीज आगे बात नहीं करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं और बात करते हैं कि सर देखो LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है। सर LHL अगर RHL के बराबर नहीं है, इट इंप्लाइज दैट F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। F कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। सर अगर F कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता तो मैं लैम्डा के बारे में क्या बोलूं? मैं अब इसके बारे में एक ही बात बोल सकता हूं बेटा, इट इंप्लाइज दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट F इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। हैं जी? बात समझ में आई कि सर लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए, क्योंकि सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए। चीजें कितनी क्लियर हैं, कितनी सटीक हैं कि सर लैम्डा की वैल्यू कुछ हो ही नहीं सकती। तो ये चीज हमें समझ में आए। सर व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में क्या समझ में आता है? तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं कि वैट एक्स इक्वल्स टू 1 के बारे में बताइए सर, इसके बारे में बात कीजिए। ये तो समझ में आ गया। तो हम लोग कहते हैं सर 1 किधर है? 1 बेटा इधर है, 1 मान लो इधर है। तो 1 के लेफ्ट से जब आप अप्रोच करोगे, 1 के लेफ्ट से जब आप अप्रोच करोगे तो सर फंक्शन हमारा 4x प्लस 1 है। सर 1 के राइट से जब अप्रोच करोगे तब भी फंक्शन कैसा? 4x प्लस 1 है। सर 1 पर फंक्शन कैसा है? सर 1 पर भी 4x प्लस 1 है। समझ में आया? 1 के लेफ्ट से भी 4x प्लस 1 है, 1 के राइट से भी 4x प्लस 1 है और 1 पर भी 4x प्लस 1 है। क्या लगता है, क्या लगता है लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैं कहता हूं चलो बात करते हैं। भाई आप लोग थोड़ा लिखोगे तो सही, वो लिखने वाला काम मैं फटाफट कर देता हूं कि LHL एट एक्स बराबर 1, LHL एट एक्स बराबर 1, RHL एट एक्स बराबर 1, ठीक है, और FX एट एक्स बराबर 1। तीन चीजें हम लोग निकालते हैं। जी सर, निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और यहां पर 4x प्लस 1 लेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। सर यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लेंगे तो यहां पर 4x प्लस 1 आ जाएगा, आंसर सर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 5 आ जाएगा। सर यहां पर F1 लेंगे तो ये 4 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर यहां से भी 5 आ जाएगा। आप यहां से नोटिस करके पता है क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर अगर मेरा मन होता मैं लैम्डा की वैल्यू, इस लैम्डा की वैल्यू, इस मनुष्य लैम्डा की वैल्यू मैं 1 ले लूं
तो भी सर ये बराबर आने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा का रोल ही नहीं है। सर इसकी वैल्यू 2 ले लूं तो भी ये बराबर आने वाले थे। 3 ले लूं, 4 ले लूं, 5 ले लूं, 100 ले लूं, 2000 ले लूं, माइनस इंफिनिटी ले लूं, कुछ भी ले लूं, सर ये तो कॉन्टिन्यूअस था यहाँ पर, ये यहां पर कॉन्टिन्यूअस था। अब आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले लो तो हम यहां से ना एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो ये कि सर अगर LHL, RHL और F1 की वैल्यू जो है ये तीनों बराबर हैं, इसका मतलब सर F इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। लेकिन सर इसमें लैम्डा का तो रोल ही नहीं है, तो हम यहां से दूसरा रिजल्ट ये बोलेंगे, सर इट इंप्लाइज दैट फॉर एवरी लैम्डा बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले लो, F इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। ठीक है दोस्त, तो यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर कई बार हमें चीजें दिखती आसान है लेकिन होती नहीं है, लेकिन कई बार चीजें दिखती मुश्किल है लेकिन होती आसान है। तो ये कब ये वाला कंफ्यूजन दूर होगा? जब आप चीजों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मजबूत करेंगे। हमें जो सबसे पहले स्लाइड में लेके जा रहा हूं बेटा, सबसे पहले स्लाइड के अंदर, वो ये कि सर इस पूरे डायग्राम के अंदर कॉन्टिन्यूटी कब होल्ड करी थी? जब हमारे पास LHL, RHL और RFA तीनों बराबर थे। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि सर ये तीनों बराबर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ये वाले कुछ डायग्राम्स बनेंगे, कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा और उस बेसिस पे डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम ये वाली कंडीशन लेकर चलेंगे, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है तो भी यही कंडीशन हम लोगों को प्रूफ करनी होती है। तो कुल मिला के जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेवल के थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको भी प्रैक्टिस करें, और मिला जुला कर ये था मेरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। तो अब आपको मालूम है कि इसके बाद एक और लेक्चर हम लोग कॉन्टिन्यूस फंक्शन का लेंगे, लेकिन उसके अंदर हम लोग ये बेसिक्स तो है, बेसिक्स तो रहेगा, लेकिन इसके साथ कुछ और चीजें आती है, जैसे थ्योरम्स आ जाते हैं जिनके बेसिस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो हमारे पास ओवर द इंटरवल, आज की क्लास में मैंने सिर्फ एक चीज आपको बताई है कि जो फंक्शन है उसे एक पॉइंट पर कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अब आपसे बोला जाएगा कि मान लीजिए ये मेरा हाथ पूरा नंबर लाइन है, आपने यहां पर चेक कर लिया, आपको कहा जा रहा है नहीं 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 मेरा मन तो सर पूरे नंबर लाइन पर चेक करके बताओ। तो पूरे नंबर लाइन में तो देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कैसे चेक करेंगे ये जानेंगे हम लोग अगली वीडियो के अंदर। ठीक है भाई, तो मैं इंतजार करूंगा आप सभी का। अभी के लिए ये सेशन हो जाता है यहाँ पर खत्म, एंड दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।